मईशत मुश्किलात और माहिरीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात कर रहे होंगे असद अली शाह साहब से। सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और कंसल्टेंट हैं डेलॉयट के साथ, और पाकिस्तान के हेड भी हैं। लेकिन किस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को वो देख रहे हैं और कौन से फैक्टर्स वो समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट होंगे, उस पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया असद साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि IMF का जो 3 अरब मिल जाना था, उसके बाद मार्केट तो फूले नहीं समा रही। कितना कैटेगोरिकली आप समझते हैं कि ये इम्पैक्ट जो है वो सॉलिड है और इसकी बेस पे मार्केट आगे चल सकती है और डॉलर इसी तरह से रह सकता है? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, IMF के बगैर जाहिर है काफ़ी ये अनएक्सपेक्टेड बहुत सारे लोगों को हुआ लगा कि ये लास्ट 30 जून को हमारा जो EFF IMF के साथ प्रोग्राम है वो एक्सपायर हो रहा था, और उसमें $2.5 बिलियन जो है वो रहते थे। और वही बात हो रही थी कि शायद एक इंस्टॉलमेंट मिल जाए। आखिरी चंद दिनों में ये बात हुई कि शायद $2.5 बिलियन जो हैं कि कोई स्टैंड बाय अरेंजमेंट हो जाए। तो ये काफ़ी अरसे से चल रहा था और ज़ाहिर है पीपल हैड गिवन अप होप। तो उसमें ये सारा हो जाना 2.5 की जगह $3 बिलियन का, ऑल्दो 9 मंथ्स का वो अरेंजमेंट स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ है, तो उसका ज़ाहिर है उससे थोड़ी-सी पॉज़िटिविटी तो आनी चाहिए ना, कि अगर आप IMF प्रोग्राम में नहीं हैं, तो आपको कोई भी डेट नहीं मिलेगा, फ्रेंडली कंट्रीज़ से भी नहीं मिलेगा। तो अब उसकी उम्मीद जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है, और फिर 2.5 की जगह $3 बिलियन मिल गए हैं। और प्लस ये है ना कि लोगों को ये एतमाद है कि जब IMF ने एक प्रोग्राम किया है, इसका मतलब ये है कि IMF ने ज़रूर कैश फ्लोज़ देखे होंगे पाकिस्तान के, और दोनों साइड से मिलके उन्होंने जॉइंटली वर्कआउट किया होगा। तो नो डाउट पाकिस्तान की डेट रीपेमेंट रिक्वायरमेंट और डेट सर्विसिंग की मिला के 20 से $25 बिलियन है। लेकिन अगर आप IMF प्रोग्राम में नहीं है, तो फिर तो सीधा-साधा स्ट्रेट अवे डिफ़ॉल्ट है। और अगर आप IMF में हैं, तो आपको फ्रेंडली कंट्रीज़ ने भी आपको कहा था कि हम कुछ बिलियन डॉलर्स आपको दे देंगे, और बट प्रोवाइडेड यू हैव टू बी इन IMF प्रोग्राम। तो ये मिला के और उसके साथ मेरे ख्याल में कोई एडजस्टमेंट इस तरह से करेंगे कि इंपोर्ट्स को गवर्नमेंट ने खोल तो दिया है, लेकिन मेरे ख्याल में उसको थ्रू पॉलिसी फ्रेमवर्क, यानी ड्यूटी एडजस्टमेंट वगैरह, इस तरह से जरूर करेंगे कि इंपोर्ट्स कंप्रेशन किसी न किसी तरीके से कंटिन्यू हो, और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ना हो, या बल्कि और प्लस जो बायलैटरल डेट है वो ज्यादातर जो है ना, इसमें से उम्मीद है कि वो रोल ओवर हो जाएगा। तो इस लिहाज से आई थिंक अगर IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान रहता है, तो फिर चांसेस ऑफ डिफॉल्ट जो है काफी कम हो जाते हैं। तो दैट इज द रीजन। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की मुश्किलात खत्म हो गई हैं या कम हो गई हैं। मतलब कम जरूर हो गई हैं, लेकिन इतनी कम नहीं हुई हैं जितनी जो कल स्टॉक मार्केट का जो रिस्पांस है, या जिस तरीके से कुछ खुशियां मनाई जा रही हैं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। द सिचुएशन इज स्टिल गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ, बिकॉज पाकिस्तान का जो ओवरऑल डेट है, हमारी रीपेमेंट कैपेसिटी तो नहीं है। तो किसी न किसी स्टेज पे अगले आई थिंक 6 महीने में डेट की रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, और या रीप्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी। तो और उसके साथ साथ जाहिर है मुल्क की जो पॉलिसीज हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। जी, आपने जिस तरह से एनालाइज किया इसी सूरत हाल को अगर हम मद्देनजर रखते हैं और इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि चीजें जो तो आप समझते हैं 9 महीने के लिए सिर्फ ये डिफॉल्ट जो है पाकिस्तान अपना बचा सका है, और इसके अलावा जो पेमेंट्स अरेंज करनी है पाकिस्तान ने, वो कैसे अब अरेंज कैसे? देखिए, मैंने कहा ना कि 80% जो हमारी पेमेंट्स है ना, वो तो है हमारी बायलैटरल, मतलब चाइनीज को है, पेरिस क्लब को है, या दूसरे मुल्कों को है। तो वो मुल्क भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे।
तो चाइनीज जो है वो कंटिन्यूसली रोल ओवर कर रहे हैं। इसी तरीके से जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो भी समझते हैं कि पाकिस्तान ये फॉरेन नहीं रीपे कर सकता, तो वो भी ज्यादातर अमाउंट्स रोल ओवर हो जाएंगी। जो मार्केट का डेट है या बॉन्ड्स हैं, जैसे 24 इस साल में कुछ बॉन्ड्स की रीपेमेंट है, वो आपने देखा कि बॉन्ड की जो मार्केट प्राइस आ रही थी वो हम 30% हो गई थी, 70% डिस्काउंट पे चल रहा था, तो वो अब आई थिंक काफी ऊपर चला गया है। तो उस लिहाज से जैसे मैंने कहा कि डिफॉल्ट, अगर आप आईएमएफ प्रोग्राम में हैं तो फिर डिफॉल्ट जो है उसका रिस्क काफी कम हो जाता है। और ये भी नहीं कह सकते कि ये 9 महीने जो है वो बिल्कुल ही हम सेफ हो गए हैं, बिकॉज ये जब प्रोग्राम आएगा तो ये $3 बिलियन जो है, जाहिर है इसको 2-3 इंस्टॉलमेंट्स में आईएमएफ से ये पेमेंट आएगी, और 2-3 रिव्यूज चाहिए होंगे। तो वो रिव्यूज पास करना जो है वो भी तो इतने आसान नहीं है ना। अब आईएमएफ क्या कंडीशंस लगाता है स्टैंड बाय एग्रीमेंट में, वो चीजें अभी देखनी है, तो वो दे आर गोइंग टू बी टफ। एंड एट द सेम टाइम ये भी आपको पता है कि अगले 30-40 दिनों में गवर्नमेंट का टेन्योर खत्म हो रहा है, एंड देयर विल बी अ केयर टेकर गवर्नमेंट जो कि कोई स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स या डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगी। तो सिचुएशन इकोनॉमिकली इज गोइंग टू रिमेन वल्नरेबल एंड टफ। तो आप समझते हैं, एक तो टेक्निकली मुझे ये समझाइए कि इसको हम 24वां आईएमएफ प्रोग्राम कह सकते हैं। 23 प्रोग्राम पाकिस्तान पहले ले चुका है, 24वां चलें ये 9वां का ही एसबीए से ही। और इसके जी अलावा जी जी। ये पूरा करने की स्पेस कितनी है? आपने बिल्कुल जिस तरह से मेंशन भी किया कि इसको भी पूरा रिव्यू के साथ लिंक किया जाएगा, और अभी भी मूडीज और फिच तो समझते हैं कि पाकिस्तान की मुश्किलात भी कम नहीं हुई और पाकिस्तान शायद ये रिव्यू प्रोग्राम भी पूरा नहीं कर सकते। एसबीए जो है ये भी पूरा नहीं कर सकेगा, 3 बिलियन पाकिस्तान नहीं ले सकेगा। और जिस तरह से आपने दरमियान में फरमाया कि जो इसके साथ गवर्नमेंट का चेंज है दरमियान में, और केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, कोई रिफॉर्म्स नहीं कर सकेगी। तो ये सिस्टम क्या अगले 9 माह या 1 साल, जब तक नई गवर्नमेंट आके सेटल डाउन नहीं करती, तब तक ये इसी तरह से चलेगा? और तब सिचुएशन क्या होगी इकोनॉमी की डाउन द लाइन बनी है? मेरा अपना ये ख्याल है कि देखें, आईएमएफ ने जब ये प्रोग्राम स्टैंड बाय अरेंजमेंट दिया है और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गई है, तो जब भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होती है तो फिर उसका बोर्ड अप्रूवल तो आ ही जाता है। तो ये तो अनलाइकली है कि बोर्ड अप्रूवल नहीं होगा प्रोग्राम का। और आईएमएफ ने भी जरूर ये देखा होगा कि ये गवर्नमेंट का टर्म जो है, जैसे ही ये अप्रूवल आएगा विद इन 1 मंथ टेन्योर खत्म हो जाएगा और फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। तो केयर टेकर गवर्नमेंट जब आएगी तो उस वक्त वो कोई डिसीजंस जो है ना नहीं कर पाएंगे ना। तो मुझे लगता है कि इसमें ये कहने का मतलब था कि आपने जो एसबीए तो हो गया, लेकिन एसबीए की पूरी रकम पाकिस्तान अवेल कर सकेगा रिव्यूज से जब हम जी जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि उसमें जो जब तक ये इलेक्शन तक जो है, मेरा ख्याल है कि आईएमएफ ने भी ये कंसिडर किया होगा, और उस वक्त की रिक्वायरमेंट्स आई एम श्योर इन्होंने देख ली होंगी कि इतनी मीट हो जाएंगी, और नवंबर दिसंबर तक जो है ना हम चल जाएंगे। लेकिन उसके बाद ज्यादा टफ रिफॉर्म्स जो है वो आईएमएफ अगर कोई चाहता है कि पाकिस्तान टफ रिफॉर्म्स करे, तो वो मेरे ख्याल में अभी तो वो नहीं डाल सकते। अभी अगर उन्होंने स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया है और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर दिया है, तो आई एम श्योर दे नो कि पाकिस्तान अगले 5-6 महीने में कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजंस करने के पोजीशन में नहीं है। हाँ, अलबत्ता बजट के टारगेट्स, रेवेन्यू के टारगेट्स जो हैं उसमें वो चैलेंजिंग रहेंगे, लेकिन आई एम श्योर वो उन्होंने जरूर कंसिडर किया होगा आईएमएफ ने। तो मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर तक जो है ये कोई प्लान कैश फ्लोज जो है ना जरूर आईएमएफ ने भी देखे होंगे, और फ्रेंडली कंट्रीज से कमिटमेंट्स जो हैं वो भी जरूर उन्होंने देखी होंगी। तो मैं पर्सनली फील करता हूं कि दिसंबर तक जो है डिफॉल्ट का जो रिस्क है वो काफी कम हो गया। तो आप समझते हैं लेकिन जो आपका
जो जी, जी। आपका जो पूरा सवाल है कि क्या ये सारी इंस्टॉलमेंट्स मिल जाएंगी, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से रखेंगे कि दिसंबर तक तो हमें मिल जाएंगी, लेकिन उसके बाद जरूर वो चाहेंगे कि हम कुछ एडजस्टमेंट्स करें ताकि आगे, बिकॉज अगली जो गवर्नमेंट आएगी उनको नॉट ओनली ये एसबीए पूरा करना होगा, बल्कि एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो लॉन्गर टर्म फैसिलिटी है वो पाकिस्तान को चाहिए अलोंग विद डेट रीप्रोफाइलिंग, क्योंकि स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है ना ये बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, ये होता ही 9 महीने या 1 साल या 1.25 साल तक का होता है। अच्छा, इकोनॉमिस्ट से ये सवाल पूछना अक्सर कोई जो है वो बुरा समझा जाता है, लेकिन आपको डॉलर की फेयर प्राइस क्या लगती है? आप समझते हैं कि डॉक्टर साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि 40-50 रुपए नीचे होना चाहिए, इसकी फेयर प्राइस जो है, फेयर वैल्यू ये बनती है, क्या कहाँ देखते हैं आप डॉलर को इस पूरे सिनेरियो में? देखिए, डॉलर की अगर वैल्यू कम होगी तो जाहिर है हमारी एक्सपोर्ट्स और इनकम्पिटिटिव हो जाएंगी ना। अभी भी आप देखें इस साल हमारी कोई 12 से 15% जो है एक्सपोर्ट्स कम हुई है, और हमें अगर हम डॉलर की वैल्यू कम होती है और रुपया स्ट्रांग होता है तो फिर इंपोर्ट सस्ती होती हैं, तो हमें तो उल्टा करना है। हमें अपना करंट अकाउंट जो है वो वी कैन नॉट, जितने हम वल्नरेबल हैं, हमें तो इस वक्त एक्चुअली करंट अकाउंट सरप्लस चाहिए ताकि हम कुछ डेट रीपेमेंट करें। तो ये जो आज कल में जो एकदम रुपए की वैल्यू बढ़ी है और डॉलर गिरा है, ये मेरे ख्याल में काफी टेम्पररी फिनोमिना है। मैं समझता हूँ कि ये वापस उसी लेवल पे आ जाएगा, और उस पे ज्यादा वरी नहीं करना चाहिए हुकूमत को, क्योंकि ज्यादा वरी ये है कि हम डिफॉल्ट को कैसे अवॉइड करें और अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैसे हम उसको आर्टिफिशियली बढ़ाएं, रुपए की वैल्यू को। असद, एक चीज बड़ी कॉमन है पाकिस्तान के हवाले से, जो हम बात करते हैं कि पिछले 20-30 साल से कई ऐसी एक्सपर्ट ओपिनियंस हमें आती हैं कि पिछले 20 से 30 साल से कोई पाकिस्तान में इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी नहीं है जो कि इतनी सॉलिड हो कि जिसकी वजह से मुल्क चल सकता है। और ये जो आज हम देख रहे हैं ये एक दिन का नहीं, ये पिछले 20-30 साल का नतीजा है। 2-3 दिहाइयों से हमने जो है वो ये किया है, जो कि जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं पाकिस्तान के लिए। आपकी नज़र में इस वक़्त कोई आपके पास स्पेस है? बिकॉज़ हर दफ़ा ये कहा जाता है कि आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएँगे, चीज़ें बेहतर होंगी, उसके बाद मुल्क चलना शुरू हो जाएगा। इस दफ़ा स्पेस कितनी है और कौन-कौन सी बेसिक रिस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है, जो प्रैक्टिकली हो भी सकती है, जिसको हम समझें पाकिस्तान की ग्राउंड लेवल रियलिटी को देखते हुए कि ये किया जा सकता है? देखिए, बात यह है कि शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान की डिफिकल्टीज तो हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान जो है राइट डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू कर देना, और वो बेसिक प्रॉब्लम पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो फिस्कल डेफिसिट है, जिसकी वजह से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी होता है। फिस्कल डेफिसिट क्यों है? हम अपना खर्चा गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा है। आप ये देखें कि पिछले साल से इस बजट में 50% जो है हमने खर्चा बढ़ा दिया है अपना। हमारा इंटरेस्ट जो है फेडरल गवर्नमेंट का वो 7.3 ट्रिलियन है, विच इज much more than federal government's net revenue after giving money to the provinces. तो और जैसे आपने शायद देखा हो, मैंने कैलकुलेट भी किया था, पिछले साल का फिस्कल डेफिसिट जो है गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया था 4 ट्रिलियन, फिर रिवाइज एस्टिमेट्स में 6 ट्रिलियन बताया। मेरे हिसाब से जो डेट सिर्फ बढ़ा है पिछले साल वो 9 महीने में 10 ट्रिलियन हो गया था, और अगर इस क्वार्टर का 2-2.5 ट्रिलियन लगाएं तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है पिछले साल में वो तकरीबन 14-15% है ऑफ द जीडीपी। तो ये तो बिल्कुल ही अनसस्टेनेबल है ना। असल प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है कि हमने गवर्नमेंट को बहुत फैला दिया है। हमारी जो फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट्स मिला के वो 40 लाख लोग हैं जो कि ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, जो बिजनेसेस को फैसिलिटेट नहीं करते बल्कि और प्रॉब्लम्स करते हैं। अगर आपने करंट अकाउंट अपना डेफिसिट कम करना है तो एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी और या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करनी होगी। उसके लिए हमने अपने बिजनेस को कंपेटिटिव बनाना होगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप करनी होगी, डेवलप करनी होगी, ताकि हमारा बिजनेस जो है दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट लोअर कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी।
उसके लिए जो है फैसिलिटेटिव रोल करना है गवर्नमेंट को, बजाय इसके कि हम बिजनेस को स्टॉप करें। हमारा रेगुलेटरी सिस्टम, हमारा टैक्स सिस्टम, हमारा जो बर्डन है गवर्नमेंट का वो बहुत ज्यादा है। तो उस डायरेक्शन में स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हमारा देखें ना, बांग्लादेश से और पाकिस्तान का अगर आप कंपेयर करें, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो तकरीबन वही है, वो 10% है। लेकिन हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो 22 से 24% है और उनका जो है 14% है। तो उनका जो है कोई ज्यादा डेफिसिट नहीं होता, हमारा खर्चा बहुत ज्यादा है, हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट इस एक्सपेंडिचर। खर्चे में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस और सब्सिडीज का कितना हाथ है? अगर जी, सब्सिडीज पे और बहुत उसमें ज्यादा बात होती है कि एलीट को सब्सिडीज दी जाती हैं, उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं, पीआईए से लेके स्टील मिल तक या डिस्कोस तक या पावर जनरेशन, हर हर जो महकमा है जो गवर्नमेंट के पास है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उस पे कोई अब आई थिंक कोई सेकंड ओपिनियन नहीं आती कि वो चल सकता है गवर्नमेंट से। जी, बिल्कुल आपने सही बात की। असल में यही मसला है। एक तो गवर्नमेंट डायरेक्टली बहुत बड़ी है और बहुत इनएफिशिएंट है। वो मतलब इन दिस डे ऑफ डिजिटल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी तक महीने लग जाते हैं फाइल्स और कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह तक। तो देखें ना, बात यह है कि वी आर कंपीटिंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है। तो दूसरी तरफ जो है हमारी स्टेट ओन्ड एंटिटीज जो हैं और पावर सेक्टर स्पेशली एनर्जी, जिसमें बहुत ज्यादा सब्सिडीज जाती हैं। अब पीआईए इस साल जो है तकरीबन 80, 90 या 100 अरब रुपए का लॉस करेगा। अभी कैसे चल सकता है ये? कंटिन्यूअसली इसी तरीके से स्टील मिल है, रेलवेज है, अच्छा आपकी एनर्जी सेक्टर में डिस्कोज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, लाइन लॉसेस हैं उसमें। तो ये क्यों है? इसलिए है ना कि अब आप पावर सेक्टर को देख लें, जिसने सबसे ज्यादा बैंकरप्ट किया हुआ है हमें। वो पूरा का पूरा सेक्टर जो है वो पब्लिक सेक्टर में है। अब आप देखें, ये पर्पस ये था, एक जमाने में वापडा होता था जब, तो वापडा को रिफॉर्म किया कि अनबंडल किया और उसमें से जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और आपकी जनरेशन कंपनीज जो हैं वो सेपरेट कंपनीज बनाई गई। पर्पस ये था कि ये एफिशिएंटली चलेंगी और उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। लेकिन वो किया नहीं, हमने और इसको खराब कर दिया। सारी की सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जनरेशन कंपनीज हैं, वो गवर्नमेंट ही चलाती है, रेगुलेट भी गवर्नमेंट करती है, पॉलिसी भी गवर्नमेंट बनाती है। और फिर ऊपर से हमने ये जो आईपीपीज बनाई, जो कि बहुत ज्यादा महंगा पावर जो है, उसकी भी सारी असल आप देखें अगर, तो वो भी सारे का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है, उन्होंने तो सिर्फ पावर प्रोड्यूस करना है एट 18%, 20% आईआरआर। बाकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सर्टन मतलब कैपेसिटी पे वो अगर अवेलेबल करते हैं, तो जरूरत हो या ना हो, वो कैपेसिटी प्राइस जो है गवर्नमेंट को देनी होती है। और वो इतना महंगा हमने बनाए हैं, और सारी गवर्नमेंट्स ने मिलके। और पिछला जो सीपैक था हमारा, उसमें भी हमने ये किया कि इतने पैसे हमें चाइनीज ने अवेलेबल किए, बजाय इससे कि हम उससे कोई प्रोडक्टिव एसेट्स बनाते, हमने उससे और लाइबिलिटी बना दी अपने लिए। कोई 25-26 बिलियन डॉलर्स कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के आप इंपोर्टेड कोल पे साहिवाल में आप प्लांट लगा रहे हैं। और इस तरह की मतलब ये है कि महंगे प्रोजेक्ट्स लगाए कि वो अब कैपेसिटी प्राइस जो है वो तकरीबन 1 ट्रिलियन की हो गई है। सस्टेनेबल नहीं है। सब एक चीज लास्ट में 2 पॉइंट्स है मेरे पास, जिन पे मैं चाहूंगा कि आप उस पे भी मुझे अपनी ओपिनियन दे सकें। एक तो ये कि अब जब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं पाकिस्तान में लाने के लिए, सीपैक एक बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता रहा और थ्रू आउट इसको मार्केट ऐसे किया गया कि ये पाकिस्तान के लिए सेवियर का दर्जा रखता है। लेकिन उसके अगेंस्ट जो पाकिस्तान के अपने करने के काम थे, जिसमें स्टेट जो बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलप करने थे, वहां अभी तक मट्टी उड़ रही है। पुरानों को जो थोड़े बहुत बने थे उनको नाम दे के चेंज करके उनको इस लिहाज से रिफ्लेक्ट किया गया या दिखाया गया कि ये चाइना के साथ जो सीपैक है फॉर दैट मैटर, उसमें इसको इंक्लूड कर दिया गया है। एक ये फैक्टर जो अब तक नहीं हो सका पिछले 10 साल में, और उसके अगेंस्ट अब जो नई बॉडी बनाई है एसएएफसी फॉर दैट मैटर, जिसमें मिलिट्री चीफ जो है वो भी बैठेंगे। इन्वेस्टमेंट आएगी कैसे जब लोकली काम हो ही नहीं रहा? तो एक तो एनवायरनमेंट ही नहीं है, दूसरा अब तक किया क्या है जो दिखाएंगे और इन्वेस्टमेंट लाएंगे?
जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो ये स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स की जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी तो ठीक है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत खराब है। उसको इतना सेंट्रलाइज़ कर दिया गया है और वो देखिए ना, प्रॉब्लम तो यही है ना कि ब्यूरोक्रेसी चला रही है उसको, चाहे वो प्राइवेटाइज़ेशन हो, चाहे ये स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स हैं, उसमें चारों प्रोविंसेस की इन्वॉल्वमेंट, सबकी ब्यूरोक्रेसी उसमें शामिल है। और उसके साथ जो है उसमें सेक्रेटरीज बदलते रहते हैं, पॉलिसीज इतनी उसमें डिफिकल्ट है। मैंने खुद एक अभी तकरीबन 1 साल लगा है एक प्राइवेट सेक्टर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की परमिशन लेते हुए। तो इट्स इट्स नॉट वर्कएबल। द तो अब आप ऐसा प्राइवेटाइजेशन एफसी कोई देख कैसे लेना, काम पिछले 15-20 साल से जो लास्ट जो प्राइवेटाइजेशन हुई थी स्टील मिल के बाद, जो है स्ट्रेटेजिक प्राइवेटाइजेशन, तो उसके बाद हुई नहीं। अब प्राइवेटाइजेशन में आप मिनिस्टर ऐसा लगाते हैं जो कि कोई किसी को अकोमोडेट करना होता है आपको, वहां पर कोई प्रोफेशनल्स नहीं है। लॉ प्राइवेटाइजेशन का इस तरह का बनाया है कि वो आपको आगे चलने नहीं देता। इतने सारे मल्टीपल फॉरम्स हैं। असल में प्रॉब्लम यही है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक्सेसिव गवर्नमेंट है। आप ये देखें ना, अमेरिका जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी, वहां पर प्रेसिडेंट 16 मिनिस्टर से काम करता है। हमारा प्राइम मिनिस्टर, उसको 84 वजीर चाहिए या 70 वजीर चाहिए। सूबों में भी जो है 40-40, 50-50 वजीर हैं, फिर वहां इतने ही सेक्रेटरीज हैं। तो ये इस तरह से गवर्नमेंट कैसे चल सकती है इन दिस डे एंड एज? अच्छा, बिल्कुल लास्ट में मुझे एसआईएफसी पे आपकी मुझे ओपिनियन चाहिए। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट कि मिलिट्री चीफ के बैठने से वहाँ मसले हल हो जाएंगे? नहीं, वो भी मुझे आई थिंक काफ़ी फ्लॉड अप्रोच लग रही है। इस तरह से तो नहीं होता है जी कि मिलिट्री हेड अगर बैठा हुआ है तो सारे मसले हल हो जाएँगे। आप वो अगर उसकी कमिटी देख लें, इतनी बड़ी कमिटीज़ बनाई है विदाउट एनी विज़न, विदाउट एनी, मुझे नहीं लगता एक कि ऐसी ऐसी इससे कोई ऐसी कमेटी चाइनीज़ आ आप एक जाएँगे या एक अरब ऐसी कमेटी इन्वेस्टर्स आ जिसमें जाएँगे। फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, एक ऐसी कमेटी जो बाहर से इन्वेस्टमेंट लाएगी और उसमें फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। जी, मैं आई एम वेरी स्केप्टिकल ऑन दैट। आई डोंट थिंक कि इस तरह से इन्वेस्टमेंट आप प्रमोट कर सकते हैं, और वो भी एट द फेग एंड। अब इलेक्शन आने वाला है तो ये क्या गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अभी तक तो उन्होंने कोई 14-15 मंथ्स में कोई रिफॉर्म नहीं किए। एक कमेटी बनाने से तो सारी मसले हल नहीं होते ना। बहुत-बहुत शुक्रिया असद अली शाह, आप हमारे साथ थे। नाज़रीन बहुत शुक्रिया मईशत, मुश्किलात और माहिरीन में आज हमारे साथ रहने का।